5 के टारगेट्स। चलिए अब जरा सा खबरों वाले स्टॉक्स और एक्सपर्ट से भी उन स्टॉक्स पे आगे बातचीत करते चलेंगे। वेदांता और वेदांता के लिए मानस, आप चार्ट रेडी रखना, कल दिक्कत में आ गया था ये स्टॉक। मेरे ख्याल से कल 4%, 4.25% एक बार दिखाइए गिरा था। हर्षदा लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ था, तब बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी कहां से लार्ज ट्रेड आया है। बिल्कुल इसलिए कह रहा हूं कि यस बैंक में तो आवाज के दर्शकों को पता चल गया था क्या हो रहा है, उस पर आगे आएंगे। क्या हुआ वेदांता में? वेदांता में कल जो बिकवाली आई है वो दरअसल प्रोमोटर एंटिटी फिनसाइडर करके है, फिनसाइडर इंटरनेशनल कंपनी। इन्होंने करीब 1.8% स्टेक कल ओपन मार्केट में ऑफलोड किया। डील साइज करीब 1737 करोड़ के आसपास आकी गई थी और उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी बिकवाली आई है। अब ध्यान रखिएगा, फिनसाइडर इंटरनेशनल 4.4% स्टेक दिसंबर 23 के अंत तक जो क्वार्टरली डिस्क्लोजर आता है होल्ड कर रहा था और उसमें से इन्होंने लगभग 2% का स्टेक ऑफलोड कर दिया है और इस वजह से दरअसल स्टॉक में हमने देखा था वो मैसिव सेल ऑफ देखने को मिला। प्रेशर तगड़ा था, प्रमोटर एंटिटी ने माल छोड़ा 6.5 करोड़ शेयर्स और डिस्क्लोजर्स में बायर का नाम नहीं आया। इसमें ना एक दिक्कत होता है, क्या हो जाती है कई बार ना हमारी फ्रेटर्निटी में ना कई बार ऐसा होता है, हम व्हाट्सएप रूमर को एज वो चला देते हैं सैक्रोसैंक्ट। कल क्या चर्चा हो रही थी कि जीक्यूजी लेगा, जीक्यूजी और क्वांट लेगा। शाम को यही टटोल रहे थे कि आया कि नहीं आया। जीक्यूजी को अगर लेना होता ना, वो पता कल कब क्लियर हो गया था, जब वो ब्लॉक विंडो में नहीं हुआ, वो ओपन मार्केट में हुआ। ओपन मार्केट में वो तभी क्लियर हो गया। जीक्यूजी को लेना होता वो ब्लॉक विंडो में करके ले चुका होता। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि जीक्यूजी वाला ब्लॉक नहीं होगा, एक और ब्लॉक का भी नेगोशिएशन चल रहा है जो मुझे सुनने में आया है। लेकिन कल वाला जो ब्लॉक था वो जीक्यूजी का नहीं था, वो क्लियर हो गया था जब वो ओपन मार्केट में खुला। एक बार रिकवरी आई स्टॉक में, लोगों को लगा कि जीक्यूजी वाला, जब क्लियर हो गया कि नहीं वो तो ओपन मार्केट में हुआ और लीकेज हुई है, इसकी वजह से वो स्टॉक डे लो पर बंद हुआ। और मेरे ख्याल से ये, हालांकि खबर फंडामेंटली पॉजिटिव है, ये प्रमोटर डेट कट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है। और अगर एक और ट्रांच बेच दिया मान लो बाई चांस उन्होंने, और इस बार वाले में मान लो अगर आ गया जीक्यूजी, तो वो एक और पॉजिटिव होगा। तो लेकिन क्योंकि कल लीकेज हो गई थी, स्लिपेज हो गई थी, इसके लिए कल स्टॉक जो है इवन स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी डे लो पर जाकर बंद हुआ। 4.25% दबा। वेदांता पीएलसी अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट करने की कोशिश शायद करता हुआ लार्ज ट्रेड के थ्रू अपना चंक बेचा है, अपनी हिस्सेदारी बेची कंपनी में। मानस, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे वेदांता? देखिए, करीब 4-5 हफ्ते से 280 और 285 एक हर्डल की तरह प्ले हुआ है। तो मेरा समझना है कि अब आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी केवल 285 रुपए के ऊपर करनी है, उसके ऊपर की क्लोजिंग हो जाने दीजिए, तभी यहाँ पर खरीदारी करेंगे। कल के पैटर्न थोड़े से नेगेटिव है क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक क्लोज हुआ है। तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 200 डे मूविंग एवरेज ध्यान रखिए, उसके नीचे अगर जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। तो उस केस में 259 का स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है लॉन्ग पोजीशन में वेदांता के। ओके, अगला, ये तो वेदांता की कहानी हो गई, लार्ज ट्रेड की कहानी होगी। ट्रेड्स ट्रेड कल बहुत सारे हों, उस पर आगे आएंगे। पहले यूपीएल। सतपुते साहब, आज चार्ट को रेडी रखना। आता हूं आपके पास। पिटा हुआ स्टॉक था, थोड़ा संभला है। हर्षदा, अपडेट्स क्या है इसको लेकर? यहाँ पर नंबर्स के बाद 2 डाउनग्रेड्स आ चुके हैं और ये तीसरा डाउनग्रेड आ रहा है। आज का अपडेट ये है कि फिच ने दरअसल इनकी रेटिंग को नेगेटिव रखा है, आउटलुक नेगेटिव है और BB+ की रेटिंग है वर्सेस BBB-। ये बेसिकली हो रहा है क्योंकि ग्लोबल क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री में डिमांड जो है वो फीकी है, ये हम सब जानते हैं, कंपनियां काफ़ी समय से कह रही हैं और कैपेसिटी जो है वो लार्जली काफ़ी ज़्यादा है चाइना में। और ये 2 ड्राइविंग फैक्टर्स है जो दरअसल एक ओवरहैंग बनाए रखेंगे यूपीएल जैसे प्लेयर्स पर। अब फिच अपनी इस रिपोर्ट में ये कहता है कि इनका अनुमान है कि यूपीएल का डेट टू एबिटा लेवरेज करीब 6 गुना बढ़ता हुआ दिखाई देगा FY 24 में, जहां पर पहले आंका जा रहा था करीब 3.6 टाइम्स। और ये एबिटा और लेवरेज इंप्रूव होगा धीरे धीरे करके मटीरियली करीब अगले 3 सालों में। तो ये इनफैक्ट डिटेल्स आए हैं, जैसे मैं मेंशन कर रही थी इससे पहले S&P और मूडीज ने वैसे भी डाउनग्रेड किया हुआ है। अब फिच भी अपनी राय दे रहा है, उनको लगता है कि यहाँ पर एक ओवरहैंग, ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट जो केमिकल्स के फेवर में नहीं जा रहा है, उसका दबाव बना रहेगा। 750 वाला स्टॉक सतपुते साहब 500 के नीचे तो वैसे ही काम काज कर रहा है। आमतौर पर जब रेटिंग एजेंसी जागती हैं तो कहते हैं फंडामेंटली तब तक तो भाव ने ऑलरेडी उस पिटाई झेल ली होती है। लग रहा है कि ये बॉटम फॉर्म हो गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में थमा, अब धीरे धीरे इंच अप हो रहा है। इस खबर पे बेचूं या नहीं बेचूं?
आशीष जी, मेरे हिसाब से आपने बिल्कुल सही कहा कि जो खबर आते आते मुझे लगता है बहुत देर होगी। ऑलरेडी स्टॉक पिटा हुआ है, तो होगा क्या? प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि ये 450 का जो लेवल है उसको एक बार के लिए रीटेस्ट हो सकता है। न्यूज का इम्पैक्ट यहाँ पे दिख सकता है, लेकिन शॉर्ट करने की जो अपॉर्चुनिटी है प्रोबेबली गैप डाउन के बाद आपको मिलेगी नहीं। रही बात टेक्निकल सेटअप की, तो देखिए 450 का लो बना था, वहां से एक रिलीफ रैली हम देख रहे हैं। 487 का कल का क्लोज है, तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी रेजिस्टेंस इसका 500 पे बना रहेगा। और मुझे लगता है आज के लिए अगर ये 480 का लेवल टूटता है तो फिर से ये 450 की तरफ टूटेगा। तो यहाँ पे जो वीकनेस है वो अभी भी है, लेकिन एक रिलीफ रैली प्ले जो है प्रोबेबली वो थोड़ा आज के लिए डिस्टर्ब हो सकता है। तो आज के लिए ये सेल का कैंडिडेट बनेगा। ओके, यूपीएल ये अगला स्टॉक जो रडार पे अब लेकर आइए। हमने चर्चा में लेकर आए थे इंटरग्लोब एविएशन पर, कुछ और रीजंस के चलते गंगवाल के स्टेक सेल अभी, लेकिन अपडेट है जनवरी के डोमेस्टिक पैसेंजर आंकड़े। तो इंटरग्लोब हुआ, लिस्टेड स्पेस में स्पाइसजेट हुआ, ये सब रडार पे आएंगे। लेकिन जनवरी का डेटा कहता क्या है? जनवरी में इनका जो लोड फैक्टर आशीष वो कम हुआ है, साथ ही साथ मार्केट शेयर भी इनका घटा है। अब इसको आप विंटर की दिक्कत कह सकते हैं, और फिर ओवरऑल जो ऑन टाइम रिकॉर्ड इंटरग्लोब एविएशन का रहा है वो क्लियरली इस विंटर सीजन में बिगड़ा है, उसका इम्पैक्ट कहेंगे। तो मार्केट शेयर 61.8% से घटकर 60.2% पर आया। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो लोड फैक्टर है वो करीब करीब 90.7% हुआ करता था, वो घटकर 88.4% पर आया है। स्पाइसजेट के केस में मार्केट शेयर में कोई बदलाव नहीं है, 5.6% पर ये स्टेडी है, लेकिन इनका मार्केट शेयर ऑफ कोर्स लोड फैक्टर जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, 0.2 बेसिस पॉइंट, तो 93.7% पर आया वर्सेस 93.5%। मार्केट शेयर विस्तारा का थोड़ा सा बड़ा है, इनका लोड शेयर खासा इंप्रूव होता हुआ, और एयर इंडिया के मार्केट शेयर में भी हल्की सी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। नियरली 1% का मार्केट शेयर इनके फेवर में गया है, जहां पर इनका लोड फैक्टर में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। तो ये इनफैक्ट दिखा रहा है कि जो थोड़ा सा पेन हमने देखा था इनकी, किस तरह से विमान ग्राउंड हुए थे, अलग वो प्रैट एंड विटनी इंजन्स की दिक्कत चल रही है, तो इसका इम्पैक्ट लोड फैक्टर और ऑफ कोर्स मार्केट शेयर पर आया है। सेठ साहब, इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट रेडी रखिएगा। इसके साथ तो दिक्कतें अभी और भी हैं। इनके साथ क्या सभी एविएशन, मुंबई एयरपोर्ट से टू एंड फ्रो फ्लाइट ऑपरेशंस कैंसिलेशंस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है लोड कम करो मुंबई एयरपोर्ट पे। दरअसल नॉन शेड्यूल्ड बहुत सारे फ्लाइट ऑपरेशंस हो जाते हैं पीक आवर्स में, तो सब हेवायर हो रहा है। तो अभी तो फ्लाइट कैंसिलेशंस और हो रहे हैं। ये लोग कह रहे थे एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं सरकार के साथ कैंसिलेशंस रिड्यूस करने के लिए। दिक्कत में मुंबई एयरपोर्ट कब आ रहा है? नवी मुंबई का अगला एयरपोर्ट वैसे शुरू तो अभी जान में होना था, हाँ, नहीं वो तैयार हो गया है, बट ऑपरेशनली 2024 के एंड तक हो जाए। दशकों से इंतजार चल रहा है। मुझे तो कोई बोल रहा था ये अप्रैल तक हो सकता है। चलिए देखते हैं। हाँ, वैसे वो ट्रांस हार्बर लिंक उसी की कड़ी को जोड़ने के लिए रेडी कर दिया गया है। खैर सेठ साहब, इंटरग्लोब एविएशन मार्केट शेयर थोड़ा सा लूज आउट हो गया है। हालांकि स्पाइसजेट को नहीं मिला है, मिला है विस्तारा को, मिला है इंडियन एयरलाइंस को, है ना, एयर इंडिया को, सॉरी। सेठ साहब, इंटरग्लोब कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? जी आशीष जी, स्टॉक एक पुल बैक मोड में था, लेकिन कल के सत्र में जो बेरिश कैंडल बनी 10 और 20 डमा के ऊपर, उसने इसका पुल बैक स्ट्रक्चर वॉयलेट कर दिया है। कल की कैंडल काफी नेगेटिव है। तो अगर स्टॉक 3000 के लेवल्स आज ब्रेक करता है तो थोड़ा सा प्रेशर में आ सकता है, एंड देन इट में टेस्ट 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि लगभग 2960 के आसपास है। तो एक बार इसे अवॉइड ही करना चाहिए। 3000 टूटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, 2960 2940 देखने को मिल सकता है। इन दैट केस स्टॉप लॉस हम रखेंगे 3030 रुपए का। ओके, अब आइए, एक लार्ज ट्रेड की शुरुआत में बात कर ली थी, वो था वेदांता। बहती साहब, यस बैंक और सुदर्शन केमिकल्स, एक काम करेगा, दोनों पे ही आऊंगा। यस बैंक रिटेल का बड़ा इंटरेस्ट रहता है, सुदर्शन केमिकल्स में इंटरेस्टिंग कल मूव आए। ऐसे में दोनों में लार्ज ट्रेड हुआ है। यस बैंक तो आवासी खबरें मुहर लग गई, लेकिन डिटेल्स क्या है? प्लस सुदर्शन केमिकल्स। यस बैंक में कार्लाइल ग्रुप की एक एंटिटी ने दरअसल बेचा है स्टेक, करीब 1.35% स्टेक इन्होंने ऑफलोड किया, अमाउंटिंग टू 1056 करोड़, और यहाँ पर लगभग 40 करोड़ शेयर बिके थे, उसमें से
830 करोड़ शेयर मॉर्गन स्टैनली ने खरीदे हैं, तो हाथों हाथ वो सौदा हो गया। 830 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक दरअसल मॉर्गन स्टैनली ने कल जब कार्लाइल ने बेचा उनकी तरफ से खरीदारी हुई है। लेकिन साथ ही आप सुदर्शन केमिकल भी रेडार पर रखेंगे, जहां पर 17.5 लाख शेयरों की खरीदारी दरअसल HDFC म्यूचुअल फंड करता हुआ दिखाई दिया है और इसीलिए उस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। 514 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल HDFC म्यूचुअल फंड ने ये 17.5 लाख शेयर खरीदे। हाँ, बेचा प्रमोटर ने, पर स्टॉक देखिए क्या चल रहा है। HDFC म्यूचुअल फंड ने पूरा चंक एक्वायर कर लिया। सुदर्शन केमिकल्स कल ही उस लास्ट रेट के बीच में जब वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे थे 6-7% मजबूत। यस बैंक आवासी खबर में मुहर लग गई, कार्लाइल ने माल छोड़ा। इंटरेस्टिंग है कि लार्जली वो बहुत सारा ऑलमोस्ट पूरा चंक मॉर्गन स्टैनली ने खरीद लिया यस बैंक पे। तो अब मॉर्गन स्टैनली इन लेवल्स पे 28-29 पे यस बैंक पे दाव लगाने को तैयार खड़ा था। ये अच्छी खबर मेरे लिए। ऐसे में पहले तो आइए इस पे यस बैंक पे बैती साहब, हम रिटेल का बहुत इंटरेस्ट रहता है स्टॉक पे, कैसा लग रहा है समीकरण? ये डील वील सुनने के बाद, कल का एक्शन देखने के बाद 29 रुपए पे व्यू क्या बन रहा है आप लोगों का? जी आशीष जी, फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं रहेगी यस बैंक में, क्योंकि बहुत सारे दूसरे स्टॉक्स अवेलेबल है बैंकिंग सेक्टर में जो कि काफी वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल है। और चार्टिकली अगर मैं बात करूं तो यस बैंक का मोमेंटम जरूर अच्छा बना हुआ है, लेकिन हमारी सलाह रहेगी जिनके पास लॉन्ग है बने रहे। 28 का एक स्टॉप लॉस लगा है, जिसका आपका स्ट्रक्चर है इसमें 31 और करीब 32 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर मैं सुदर्शन केमिकल की बात करूं तो यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ और कल जिस हिसाब से मोमेंटम बना है इनफैक्ट 2 दिनों से, वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। हमें लग रहा है ये स्टॉक इन लेवल्स पे या कोई भी डिप आए तो वहां ऐड किया जा सकता है। 555 का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है। हमें लग रहा है इसमें 580 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, अच्छा मानस, चर्चा में आया था आप OMCs प्लीज खोलिएगा, BPCL और खासतौर पे HPC, तीनों देख दीजिए क्या फर्क है। अब जेफरीज की रिपोर्ट आई है, पहले वो रिपोर्ट जरा स्क्रीन पे खींच के लगाइए डायरेक्टर साहब। बहुत बढ़िया मूव BPCL बना रहा है। परसों के लास्ट ट्रेड में बहुत मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करें इस स्टॉक पे बहुत एग्रेसिव दाव लगाते हुए। जेफरीज अपग्रेड कर रहा है BPCL को, अंडर परफॉर्म से बाय का कॉल रखा है। पहले लक्ष्य थे 415, वो 415 वाला टारगेट बढ़ाकर 890 कर दिया है BPCL का। 650 पे खड़ा हुआ BPCL यानी कि ऑलमोस्ट 900 पे जाने की तैयारी कर रहा है। जेफरीज का कहना है ये जो OMC है हाईएस्ट लेवल की सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे अच्छा इसमें नजर आता है। IOC के लिए होल्ड कॉल है, अंडर परफॉर्म कॉल HPCL के लिए। उनका कहना है मार्केटिंग लॉसेस सबसे ज्यादा HPCL को हर्ट करेंगे। खैर उन्होंने की रिस्क हाईलाइट करी है, लेकिन BPCL शायद लाइमलाइट हॉक करेगा इस जेफरीज की रिपोर्ट के बाद और कल परसों के उस लार्ज ट्रेड के बाद। कुछ हाइड्रोजन रिलेटेड करार भी करा है इन्होंने, लेकिन वो इतना ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन मानस, BPCL कैसा लग रहा है? चार्ट्स पे बहुत अच्छे मूव्स बन रहे हैं, अब इन लेवल्स पे खरीदारी करने का मन बन रहा है या नहीं? तो देखिए, पिछले 4 हफ्ते से ये स्टॉक लाइमलाइट में है और पिछले मंथ ही तीनों स्टॉक ने 2017 के हाईज को ब्रीच किया। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे मेरा भी टारगेट BPCL पे 800 रुपए के आसपास का है। और HPCL और IOC की बात करें तो यहाँ पर भी टारगेट बड़े आते हैं अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो। ये तीनों स्टॉक ऐसे हैं जो कभी भी कोई करेक्शन देखने को मिले तो खरीदारी करने की ही राय रहेगी। प्रेफरेंस डेफिनेटली BPCL पे ही रहेगा, क्योंकि BPCL पे 800 रुपए तक के टारगेट्स आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया पिक है। कभी भी करेक्शन देखने को मिले तो खरीदारी करने के मौके होंगे। स्टॉप लॉस बड़े हैं, 500 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं, लेकिन टारगेट भी 800 और 850 की रेंज में आते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखेंगे। बुलिश होते हुए ब्रोकरेजेस, एक बड़ा सौदा होता हुआ डेटा पैटर्न्स को लेकर टिकर टीम चला रही है। ऑलमोस्ट 7.25 लाख शेयरों का सौदा ब्लॉक विंडो में एग्जीक्यूट होता हुआ। दोनों पार्टीज कौन सी अब तक अपडेट नहीं है, लेकिन चलिए इस स्टॉक को भी रेडर पर रख लीजिएगा। हर्षदा बता रही थी पेटीएम रिलेटेड अपडेट, तो 197 कम्युनिकेशन का स्टॉक खींचेगा स्क्रीन पे, क्या अपडेट है भाई? दरअसल रोड टोलवे अथॉरिटी इंडिया हाईवेज जो IHMCL है, उन्होंने एक एडवाइजरी घोषित की है और उसमें से कहा गया है कि 32 ऑथराइज्ड बैंक्स है जहां पर आप अपने फास्टैग्स ले सकते हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि इसमें पेटीएम पेमेंट बैंक का नाम नहीं है। ऐसे में ये एक सिग्नल है कि करीब करीब जो 20 मिलियन प्लस पेटीएम फास्टैग यूजर्स हैं उनको नई RFID लेनी पड़ सकती है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बाद। ये क्लियरली एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि 29 फरवरी के बाद से
हम सब जानते हैं कि कई सारी चीज़ें जो आप पेटीएम के पेमेंट बैंक के साथ कर रहे थे वो नहीं हो पाएंगी। उसमें से एक और चीज़ फास्टैग को लेकर एक बड़ा मसला बन रहा था, लेकिन जो लिस्ट घोषित की गई है उसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक का हिस्सा का नाम शामिल नहीं है, तो ये एक बड़ा सेटबैक रह सकता है पेटीएम पर आज। इसी वीक तो FAQs भी आने थे RBI के, आज फ्राइडे हो ही गया है, आना चाहिए। देखिए वो गवर्नर साहब ने भी कहा था इसी वीक FAQs, तो मेरे ख्याल से आज शाम तक आने चाहिए, तब और क्लैरिटी आ जाएगी कैसे हमें ट्रांजिशन करना है या हमारे जिन के हैं उनको क्या करना है। ये अवस्थी साहब, आई एम श्योर रिटेल बहुत फोन करके पूछता होगा, अवस्थी साहब क्या करना है, अरे इतना गिर गया है, ले लें क्या, क्या जवाब देते हो उनको आप लोग? जो रिस्क ले सकते हैं वो लें, जो नहीं ले सकते वो फिलहाल अवॉइड करें। मुझे लगता है अभी भी पता नहीं फाइनली क्या बैठेगा शेप, क्योंकि आप अल्टीमेटली रेवेन्यू पर बैठ कर रहे थे और अब जो डेवलपमेंट आई है वो रेवेन्यू को ही हिट कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी जो शायद अगले 2 साल में आने वाली थी अब और ज्यादा डिले हो जाएगी बॉटम लाइन लेवल पे। तो जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता और ऑब्वियसली रेजोल्यूशन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक लैकलस्टर ही रहना चाहिए। और ऐसी अगर एडेड नेगेटिव न्यूज़ कुछ आती हैं, न्यूज़ फ्लोज आती हैं, तो और थोड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। और करेक्शंस डीप हैं, तो मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत सेंसिबल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अवॉइड ही करना चाहिए जब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आए। हाँ, जो हर डिप पे रिस्क लेके लेना चाहते हैं रेगुलर स्ट्रैटेजी में, वो ले सकते हैं, बट प्रेफरेबल यही होगा कि आप इसको अवॉइड करें फॉर द टाइम बीइंग। काफी करेक्शन आ गई है, मोस्ट ऑफ द बैड न्यूज मेरे हिसाब से प्राइस्ड इन है, बट जिस तरीके से एडिशनल फ्लो आ रहा है लगातार, जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती तब तक कूद के लेने में कोई खास सेंस है नहीं। तो अभी अवॉइड करिए, जब क्लैरिटी आ जाती है भले 100-200 रुपए ऊपर मिले वो बेटर होगा लेना वहाँ। रेडी करिए, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, डेटा पैटर्न्स को लेकर अपडेट आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि कोई फॉरेन एंटिटी है जो सेलर है और FIS DIS की तरफ से खरीदारी हुई है उस स्टॉक में। खैर देखते हैं, शाम तक क्लैरिटी आएगी। हर्षदा, वो विंडफॉल टैक्स और बाकी के स्टॉक से न्यूज़। विंडफॉल टैक्स में हल्की सी कमी की गई है, बढ़ाया गया है, पार्डन 3,200 रुपए प्रति टन से विंडफॉल टैक्स पेट्रोलियम पर, क्रूड पेट्रोलियम पर करीब 3,300 रुपए प्रति टन पर लाया गया है। डीजल का टैक्स जो है वो करीब निल था पहले, इसे बढ़ाकर करीब 1.5 रुपए प्रति लीटर किया गया है। पेट्रोल और ETF के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो ये अपडेट है, इन ऑयल कंपनियों पर आपकी नजरें होनी चाहिए। दिलीप बिल्डकॉन रेडार पर रखेंगे। एक JV में उतरे हैं विजय कुमार मिश्रा कंस्ट्रक्शन के साथ, ये L1 बिडर डिक्लेयर किए गए हैं। एक डैम प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश में इनको करना है और उसके बाद एक पाइप इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाना है। करीब 413 करोड़ का ये ऑर्डर है। BL कश्यप भी आप रेडार पर रखेंगे। इन्होंने दरअसल 208 करोड़ का एक ऑर्डर मान्यता प्रोमोटर्स से बैग किया है। एम्बेसी मान्यता बिजनेस पार्क का जो कैंपस है बैंगलोर में, वहां पर इनको 2 ब्लॉक्स का SEZ के तहत कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। साथ ही मेडप्लस रखिएगा फोकस में। इनको ड्रग लाइसेंस सस्पेंशन मिला है, एक सस्पेंशन ऑर्डर है, 15 दिनों का इनका ड्रग लाइसेंस सस्पेंड हो रहा है। एक पर्टिकुलर स्टॉक खोपत में ये ऑर्डर निकला है, थाने इलाके में आता है। KPI एनर्जी, इनकी एक इकाई है KPIG एनर्जिया, इनके हाथ करीब 1.5 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर लगा है। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर के तौर पर इनको काम करना है। स्कॉट्स कुबोटा रेडार पर रखेंगे। इन्होंने एक लॉन्ग टर्म वेज सेटलमेंट यूनियन वर्कर्स के साथ 3 साल के लिए कर लिया है, वो आप रेडार पर रखिएगा। साथ ही एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ पर जो फिलहाल अपडेट्स आ रहे थे कि यहाँ पर एक PIL घोषित की गई है, कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि हमने तमाम परमिशंस लेकर ही फिलहाल वो एक्विजिशंस को अनाउंस किया। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। आज क्रिसिल और शैफलर इंडिया के रिजल्ट्स, इस नोट पर मुनाफे की तैयारी समेटने का समय और अब दस्तक देते हैं पहला सौदा में।